उज्जोत ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत विषय के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। बोर्ड परीक्षा में संस्कृत में कैसे हम पूर्ण में पूर्ण अंक लाएंगे उसके विषय में हम लोग बृहत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि संस्कृत जो है वो अंक वर्धन विषय के रूप में माना जाता है। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें आपको 100 में 100 नंबर आ जाएगा और इसके आधार पर बोर्ड में आप सर्वोच्च अंक लाकर प्रथम भी कर सकते हैं या 1 to 10 में तो आ ही सकते हैं। इसी के लिए आप लोगों को मैं संस्कृत विषय में पाठ्यक्रम के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी पहले दे देता हूं, क्योंकि अगर आपको पाठ्यक्रम मालूम रहेगा तो आप उसी के आधार पर तैयार करने में आपको सुविधा होगी। तो आए हम लोग आगे की ओर बढ़ें। आप लोग जानते हैं कि संस्कृत भी अन्य विषयों की तरह 100 अंक का है और इसको दो भागों में हम लोग बांटते हैं। पहला खंड अ और दूसरा खंड ब है, जिसको हम लोग इस तरह से आगे समझें। जैसे खंड अ में आप जानते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न की कुल संख्या 100 होगी, जिसमें से आप किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। व्याकरण पर आधारित 25 अंक है और उसी प्रकार पाठ्य पुस्तक पर आधारित भी आपको 25 अंक है। तो एक बात मैं आप लोगों को यह बतला देना चाहता हूं कि 50 अंक ही वस्तुनिष्ठ पर रहेगा, परंतु प्रश्नों की संख्या द्विगुणित होगी। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो आप लोगों को लिखा हुआ है या आपको मैं बताया हूं। इसका मतलब कि व्याकरण पर भी आधारित 50 प्रश्न होंगे और पाठ्य पुस्तक पर आधारित 50 प्रश्न होंगे। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न है। विषयनिष्ठ प्रश्न में को 5 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश 2 रहेगा, एक 7 अंक का रहेगा और दूसरा 6 अंक का रहेगा। इस प्रकार ये अपठित गद्यांश पूरा अंक हो जाएगा। 13 अंक आपको अपठित गद्यांश से है। दोनों में क्या अंतर है कि एक में आपको शीर्षक लिखना है जो 7 अंक का रहेगा और एक में शीर्षक नहीं लिखना है। आप जानते हैं कि अपठित गद्यांश जो होता है उसको यदि आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपको उसी के आधार पर अर्थबोधन हो जाएगा और आप इसमें 13 में 13 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। इसके बाद दूसरा है आपका पत्र लेखन, आवेदन पत्र लेखन। तो आप जानते हैं औपचारिक पत्र होता है और अनौपचारिक पत्र होता है। औपचारिक पत्र आवेदन पत्र को कहते हैं जो प्राचार्य को लिखा जाता है और अनौपचारिक पिताजी, माँ को, भाई बहन को लिखते हैं। तो इस प्रकार से 4 दिया रहेगा प्रश्न पत्र में, जिसमें से कोई आप 2 लिखेंगे, मतलब 4 और 4 8 अंक आपको दूसरा जो है पत्र लेखन आवेदन पत्र से आएगा। तीसरा है आपका अनुच्छेद। अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन संस्कृत में ही आपको लिखना है। 7 वाक्य लिखना है और प्रत्येक वाक्य पर 1-1 अंक है, 7 अंक है। यह सबसे हल्का है, इस पर थोड़ा सा आपको चिंतन करना है। मतलब आपको संस्कृत यदि बोलने आता है, कुछ संस्कृत में अपना विचार प्रकट कर सकते हैं, तो ये इस पर आप लिख सकते हैं। इसमें जैसे संस्कृत भाषाया महत्वम, अस्माकं विद्यालयः, गंगा नदी, भारतवर्षम, इस तरह के छोटे छोटे पर आपका अपना विचार देना है। उसके बाद लेकिन ये जान जाइए ये 5 रहेगा प्रश्न पत्र में और मात्र 1 पर आपको लिखना है, 7 अंक है। आप इसको देखते जाएं। और इसके बाद संस्कृत में अनुवाद। संस्कृत में अनुवाद आपको बनाना है। इसमें 12 अनुवाद दिया रहेगा, जिसमें 6 अनुवाद को आप बनाएंगे। इसके लिए भी आपको लट लकार और लिट लकार पर ज्यादा अनुवाद रहता है। अर्थात आपको संस्कृत में अनुवाद यदि सीख लें तो आपको अनुच्छेद है, पत्र है, ये सब आपको बहुत सरल लगने। अपठित और बोधनम अनुच्छेद अनुवाद के द्वारा बहुत सरल हो जाता है और इस पर अलग से भी 6 अंक है। इसके बाद पठित गद्यांश, जो आपको पुस्तक पढ़ना है। आपको बताते पीयूषम भाग 2 आपके लिए परीक्षा के लिए है और इसमें 14 अध्याय दिए गए हैं। इन्हीं 14 अध्यायों से आपको 16 नंबर के प्रश्न रहेंगे
और प्रश्नों की संख्या 8 होगी। एक बात यहाँ पर आप स्पष्ट समझ लीजिए, प्रश्न पत्र में 16 प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको कोई 8 बनाना रहेगा और हर एक प्रश्न पर 2 अंक है। इस प्रकार अंकों की संख्या 16 होगी। 8 गुने 2 बराबर 16 अंक। ये आपको लघु उत्तरीय इसको प्रश्न मानिए। और ये आपको 14 पाठ है तो लगभग किसी पाठ से 2 प्रश्न या किसी से 1 प्रश्न आपको लिखना रहेगा। ये विषयनिष्ठ आपके प्रश्न हो गए। हम लोग जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न और विषयनिष्ठ प्रश्न में विभाजित है पूरा संस्कृत विषय। तो हम लोग वस्तुनिष्ठ में पुस्तक खंड को देख लिए हैं, पाठ्य पुस्तक को हम लोग पढ़ लिए हैं, अंकों का विभाजन। इसी प्रकार हम लोग व्याकरण खंड को देखेंगे। व्याकरण खंड भी 25 अंक का है और इसमें प्रश्नों की संख्या द्विगुणित होगी, 50 प्रश्न होंगे। तो यही आपको बता दिए क्योंकि 25 अंक है। अब उस 50 अंक का या 25 अंक जो है, 50 प्रश्नों का किस तरह से विभाजन रहेगा अंकों का या क्या क्या आएगा, उसमें हम लोग थोड़ा सा विषय वस्तु को देख लें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के दृष्टिकोण से। पहला है आप लोगों का शब्द रूप। तो शब्द रूप में आप जानते हैं कि ऐसे तो पाठ्यक्रम में बहुत से शब्द रूप पढ़ना है, परंतु कुछ जो बोर्ड में आता है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से है, उसको हम लोग देखेंगे। तो अकारांत, जिन शब्दों के अंत में अ रहता है हम जानते हैं उसको अकारांत कहते हैं। जैसे यहां पर आप देखिए देव, देव, तो इसका रूप चलेगा राम, मोहन, सोहन, जितना नाम है वो बालक पर चल जाएगा या देव पर चल जाएगा। इकारांत मुनि हो गया, लता, नदी। और सर्वनाम में हम लोग देखेंगे अस्मद, युष्मद और तद। इसके बाद भवत है, सत्री प्रत्यांत है, राजन, मातृ, पितृ, साधु, विद्वस, पथीन। इन सभी शब्दों को यदि आप ठीक से याद कर लेंगे तो उसमें आपको 4 अंक रहेगा। 4 अर्थात 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आप कोई भी 4 प्रश्न का उत्तर देंगे। ये आप पर निर्भर है कि आप किस 4 को चयन कर रहे हैं। इसी प्रकार धातु रूप में आप देखें तो ऐसे तो धातु रूप में पाठ्यक्रम में बहुत से धातुएं दी गई हैं, लेकिन बहुत सी धातु जो है वह एक अगर याद करेंगे तो बहुत याद होगा। संस्कृत में आप लोग एक बात समझ लीजिए, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर आप एक शब्द को रूप याद करते हैं तो अनेक शब्द रूप अपने आप याद हो जाएगा। जैसे बालक का रूप अगर आप ठीक से याद कर लेते हैं तो देव, राम, मोहन, गज, ये सभी शब्द रूप बालक पर ही चले जाएंगे। इसको कहा जाता है अकारांत पुल्लिंग शब्द। इसी प्रकार आप देखेंगे मुनि, लता, लता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द सभी याद हो जाएगा, नदी का। इसी प्रकार हम धातु रूप को देखें तो धातु रूप में जानते हैं 5 लकार हैं, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लीट लकार और विधि लिंग। ये 5 रूप में आपको कुछ धातुओं को याद करना है, जिसमें पठ, अस, हन, सेव और दा, ये 5 तो आपको अवश्य याद करना है। अगर ये 5 आप याद कर लेते हैं तो भू, गम, पा, ईस, क्री, अनेक जो धातुएं हैं वे भी इन्हीं सभी धातुओं के ऊपर चला जाएगा। और ये आपका 3 अंकों का है। जिस तरह से शब्द रूप 4 अंक का है, उसी प्रकार कारक के सूत्र, कारक के सूत्रों को हम लोग व्याकरण खंड में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि कारक को रीढ़ माना जाता है। और कारक यह बतलाता है कि शब्द रूप और धातु रूप यदि याद है तो उसका हम प्रयोग कैसे करेंगे, कौन सी भक्ति लगेगी और क्यों लगेगी। और यह भी 4 अंक का है। इसमें आप जानते हैं कि कारकों की संख्या 6 है। संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं कहते हैं, तो इसके बारे में हम लोग कारक के सूत्रों को पढ़ेंगे। संधि अगर हम देखें तो संधि में विशेष बल आप स्वर संधि पर देंगे, विशेष बल स्वर संधि पर है। ऐसे आप जानते हैं कि व्यंजन और विसर्ग भी संधि होता है, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों संधि के बारे में विस्तृत रूप से आपको जानना है कि कौन से, जैसे इसमें पूछेगा, एक दे देगा विद्यालय, पूछेगा विद्यालय में कौन सी संधि है, तो आपको लिखना होगा स्वर संधि। अब इसका विच्छेद करना होगा, विद्या जोड़ आलय विद्यालय, विद्यालय का संधि करें तो विद्यालय, विद्या जोड़ आलय का संधि करें तो विद्यालय हो जाएगा। इस प्रकार से व्यंजन और विशेष व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे।
इसी प्रकार अगला अध्याय है समास। आप जानते हैं संधि में वर्णों का मिलन होता है, परंतु समास में पदों का मिलन होता है। तो समास के परिभाषा को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें समास की परिभाषा और भेद को हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको 4 अंक से इसमें प्रश्न आएगा। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें आपके क ख ग घ करके 4 उत्तर भी दिए रहेंगे, उसी में से कोई एक उत्तर सही रहेगा। इसी प्रकार आप लोग उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग 2 अंक का है। जानते हैं संस्कृत में 22 उपसर्ग है, 22 उपसर्ग है, और उन्हीं उपसर्गों से इसमें पहचान आपको पढ़ना है एवं उदाहरण और पहचान को उपसर्ग में पढ़ेंगे, और प्रत्यय पढ़ेंगे। इसके बाद प्रत्यय में जानते हैं प्रत्यय की परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे, परिभाषा और उसका भेद और परिभाषा 2 चीज हम लोग प्रत्यय में पढ़ेंगे। 4 अंक का प्रत्यय होगा, जिसमें 2 अंक कृदंत प्रत्यय होंगे, 1 स्त्री प्रत्यय होगा और 1 तद्धित प्रत्यय होगा। इस प्रकार से व्याकरण को जो 25 अंक का है उसको हम लोग यहां बांट कर देखें। अब इसके बाद अगर आप ये देखें पाठ्य पुस्तक से संबंधित चीजों को अब हम लोग पहले देख लें, क्योंकि आप जानते हैं विषयनिष्ठ प्रश्न में आपको अलग से 5 अध्याय हैं, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है खंड अ, इस पर हम पहले चर्चा हम लोग करेंगे, और इसमें भी पाठ्य पुस्तक पर करेंगे, क्योंकि इसमें छोटे छोटे बात अगर आप ध्यान देंगे तो आपको 25 अंक बड़ी आसानी से आ जाएगा। और आप जानते हैं कि 25 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रश्नों की संख्या आपके पास 50 है। तात्पर्य है कि इसको अगर हम लोग 3 खंडों में बांट दें पुस्तक को, तो गद्य खंड है, पद खंड है और आपका नाटक है। तो गद्य खंड से 10 नंबर का रहेगा, पद खंड से 10 अंक का रहेगा, और 5 अंक आपका रहेगा नाटक खंड से। तो उसमें हम लोग देखें कि गद्य भाग में 10 अंक आपका यहां लिखा हुआ है। जैसे पहला पाठ है आपका पाटलिपुत्रम वैभवम, तो इसमें कुछ विशेषताएं जानना है। जैसे पाटलिपुत्र वैभवम जो है वो निबंध है, और ये पटना के बारे में इसमें पूरी बातें विस्तृत रूप से लिखी हुई है। जैसे प्राचीन युग से आधुनिक युग तक का पटना के महत्व इसमें बतलाया गया है। और इसमें आप जानते हैं कि ह्वेन-सांग फाहियान, बहुत से लोग विदेशी भी भारत में आए और आकर पटना की विशेषता बतलाए, और पटना की तुलना इंद्र की नगरी स्वर्ग से की गई है, उस तरह का पटना था। तो उसके बारे में विस्तृत हम लोग जब पाठ पढ़ेंगे तो वहां हम लोग विस्तृत रूप से ज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरा पाठ का नाम है गद्य भाग में अलस कथा, आलसियों की कथा इसमें है। और आप जानते हैं विद्यापति, जिन्हें हम मैथिल कोकिल कहते हैं, और एक मैथिली भाषा के सर्वश्रेष्ठ लेखक और कवि के रूप में स्मरण किए जाते हैं विद्यापति, वे संस्कृत के भी बड़े विद्वान थे। उन्हीं की एक पुस्तक है जिसका नाम है पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा से ही यह पाठ लिया गया है, अलस कथा, और यह उपदेशात्मक एवं लघु कथा के रूप में है। पुरुष परीक्षा ग्रंथ का यह अंश है, और इसमें सबसे बड़ा बात किया गया है कि आलस्य से निवारण की प्रेरणा इसमें दी गई है। दूसरा पाठ में इसको पढ़ेंगे, और इसके बारे में प्रश्नोत्तर के रूप में जो विषयनिष्ठ प्रश्न के हैं उसको हम लोग आगे इस पर व्याख्या बाद में करेंगे। इसके बाद तीसरा अध्याय है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका में यह परिचयात्मक निबंध है। आप जानते हैं कि निबंध के भी अनेक भेद होते हैं, उसी में परिचयात्मक निबंध के रूप में संस्कृत साहित्य लेखिका आता है। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि संस्कृत को समृद्ध करने में जितना ऋषि महर्षियों का हाथ है, पुरुषों का हाथ है, स्त्रियों का भी कम हाथ नहीं है। इस पाठ की सबसे बड़ी विशेषता है कि भारतीय लेखिकाओं का, संस्कृत लेखिकाओं का विस्तृत रूप से इसमें वर्णन है कि कौन कौन संस्कृत की लेखिका थी, किस तरह से उनका संस्कृत को संवर्धन और वर्धन में सबसे बड़ा योगदान था, उसके बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। गद्य भाग का चौथा पाठ है भारतीय संस्कारा। आप जानते हैं भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म या हिंदू धर्म, जिसको सनातन धर्म कहते हैं, उनकी एक अपनी सनातन
संस्कृति है, संस्कार है, वो 16 संस्कार उसमें हम लोग जानते हैं कि 16 संस्कारों का वर्णन है। और भारतीय जीवन दर्शन में संस्कारों के महत्व पर विस्तृत रूप से इसमें चर्चा की गई है इस पाठ में। 5वां पाठ आप लोग पढ़ेंगे कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा एक ऐसा पाठ है जिसमें यह बतलाया गया है कि धन जीवन को आगे बढ़ने में बहुत अधिक भूमिका नहीं निभाता है। अगर हम कर्मठ हैं, निरंतर परिश्रमशील हैं, तो हमें कुछ न लोग ऐसे मिल जाएंगे जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में प्रेरणा देंगे और उनके सहयोग से अर्थहीन होने के बावजूद भी हम सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि कर्मवीर कथा में दिखलाया गया है। अर्थात इसमें पुरुषार्थ की कथा है, किशोरों में आत्मविश्वास जगाने की भावना है और आत्मसम्मान उत्पन्न करना, कठिन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। आप लोगों को मुझे लग रहा है कि जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी हम लोग भूमिका वर्ग में हैं और विषय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि पुस्तक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे आएंगे, उसी एक एक अध्यायों पर हम लोग की चर्चा चल रही है। तो आए हम लोग शेष बचे हुए अध्यायों को भी विषय में जानें। अब आप देखेंगे कि 6ठा अध्याय है स्वामी दयानंद। यह भी एक निबंध है, रूढ़िगत समाज और विकृत धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार, समाज कल्याण जीवन पर का प्रमुख लक्ष्य है। और आप जानते हैं कि स्वामी दयानंद एक बहुत बड़े सुधारक थे। इन्होंने वेद के प्रचार के लिए अपने जीवन अर्पण कर दिया और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। सत्यार्थ प्रकाश इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तकों का अध्ययन, सत्यार्थ प्रकाश का हमें अवश्य अध्ययन करना चाहिए। इसमें आपको ये बतलाया गया है। तो 6ठा अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। 7वां अध्याय है व्याघ्रपथी कथा। यह नारायण पंडित द्वारा लिखा गया पाठ है और यह हितोपदेश से लिया गया है। हम जानते हैं कि पंचतंत्र और हितोपदेश ये ऐसी कहानियों का संकलन है जो विश्व के प्रायः सभी देशों में इसमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसमें आप लोगों का मूल बात है कि ये नीति ग्रंथ है और इसमें लोभी मनुष्य की हितोपदेश कथा का यह अंश है। लोभी व्यक्तियों की दुर्दशा का इसमें वर्णन है और साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज समाज में अनेक लोग ठग हो गए हैं। ठगों से बचने के सुझाव का भी इसमें विस्तृत रूप से व्याख्या किया गया है। अर्थात ठगों से बचने का सुझाव इसमें दिया गया है। अगला पाठ है जो अंतिम पाठ है गद्य भाग का, जिसमें विश्व शांति है। यह भी निबंध है और वर्तमान स्थिति का इसमें विस्तृत रूप से निरूपण किया गया है कि आज विश्व में किस तरह से उथल पुथल है, आतंकवाद है और प्रायः देश जो है वह एक दूसरे को नीचा दिखाने में और अपने को श्रेष्ठ बनाने में लगा हुआ है और इसका निवारण कैसे होगा इस पर विस्तृत रूप से चर्चा है। तो इस प्रकार से हम लोग गद्य भाग पर विचार किए। आप लोग देखिए, संस्कृत को सुने और समझने की कोशिश करें कहानी के तौर पर। और अगर आप पहले जिज्ञासा आप लोग में, मैं जान रहा हूं कि संस्कृत के प्रति भी आप लोगों की जिज्ञासा है और आप संस्कृत में भी अंक पूरा में पूरा लाने के लिए आप लोग उत्सुक हैं, इसलिए थोड़ा सा परिश्रम करने पर आपको संस्कृत में काफी अच्छा अंक आ जाएगा। और न केवल गद्य भाग में, पद भाग आप लोगों को और आसान है, क्योंकि पद भाग में संख्या मात्र 4 ही पाठ है और इसमें भी 10 है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो पद भाग में पहला पाठ है मंगलम। मंगलम जो है आप जानते हैं कि उपनिषद जो है वह दर्शन के रूप में भारतीय संस्कृति समाज में आता है और दर्शन में दर्शन शास्त्र हम उपनिषद को कहते हैं और उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें महत्वपूर्ण उपनिषद आपको ईश्वासोपनिषद है, कठोपनिषद है, मुंडकोपनिषद है, जिसके रचयिता आपके महर्षि वेद व्यास हैं। इसमें इसके मंत्रों को लिया गया है मंगलम पाठ में और 5 मंत्र को आपको पढ़ना है। इसके आधार पर आपके छोटे छोटे प्रश्न आ जाएंगे कि उपनिषद की संख्या कितना है, इस तरह।
और आप एक चीज जान जाइए, प्रत्येक पाठ से जैसे 10 अंक है, मात्र इसमें 4 पाठ है, तो एक पाठ पर 5 आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगभग पूछे जा सकते हैं। दूसरा पाठ आप है भारत महिमा। तो भारत की महिमा का वर्णन किया गया है और इसमें है विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण। पुराण का नाम आप लोग सुने होंगे, 18 पुराण है। महर्षि वेद व्यास कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। यानी 18 पुराण का मुख्य बात है, अगर आप परोपकार करना चाहते हैं तो पुण्य करें, पाप करना चाहते हैं तो दूसरे को सताएं। तो इसमें भागवत पुराण और विष्णु पुराण बहुत महत्वपूर्ण है। उसी से 2 मंत्र इसमें लिया गया है और इसके रचयिता है महर्षि वेद व्यास, और 3 मंत्र आधुनिक पद के रूप में है जिसके रचयिता हैं डॉक्टर उमा शंकर शर्मा ऋषि, जो पटना विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष थे, जो भारत के एक संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान के रूप में जाने जाते हैं और पटना में अभी हैं, और ये सेवा संघ के संस्कृत की तैयारी कराने में ये छात्रों को काफ़ी मदद करते हैं। उनका 3 पद इसमें पढ़ना है। तो इस प्रकार से हम देखें कि 2 अध्याय हुआ। तीसरा है नीति श्लोका। यह उद्योग पर्व और विदुर नीति से लिया गया है। आप जानते हैं महात्मा विदुर एक बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। महाभारत में इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उन्हीं के नीति संबंधित 10 श्लोकों को इसमें रखा गया है और इसको हम लोग पढ़ेंगे। और अंतिम अध्याय है आपका मंदाकिनी वर्णम। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। इसमें नदी का, पर्वत की सुंदरता का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से आप देखें कि गद्य भाग हो गया, पद भाग हो गया। तीसरा भाग है आपका नाटक। नाटक में मात्र 2 पाठ हैं और इसमें अंक 10 नहीं है, 5 अंक है। 5 अंक ही हो, क्योंकि संपूर्ण अंकों की संख्या 25 है। तो 25 में 10 हो गया गद्य भाग, 10 हो गया पद भाग, और नाटक हो गया 5 अंक है। 5 अंक आपको नाटक है और एक पाठ पर 5 अंक है वस्तुनिष्ठ में। और प्रश्नों की संख्या दुगुनित रहेगी, 10 प्रश्न रहेगा। जैसे कर्णस्य दानवीरता, कर्णभार महाकवि भास की रचना है। आप जानते हैं संस्कृत साहित्य में भास एक उच्च कोटि के विद्वान थे। कालिदास और भास बहुत महत्वपूर्ण नाटककार के रूप में याद किए जाते हैं। उन्हीं में कर्ण की दानवीरता का इसमें वर्णन है और कर्ण की महानता का, विश्व में सबसे बड़े दानवीर के रूप में कर्ण को हम लोग लेते हैं और कर्ण की विशेषता इस पाठ में है। और दूसरा अध्याय है शास्त्रकारा। ये भी नाटक है। हम लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में प्राचीन काल में शास्त्रार्थ होता था और विद्वानों को प्रमाणित करना पड़ता था शास्त्रार्थ के द्वारा कि हम सबसे बड़े विद्वान हैं। यहाँ तक हम लोग कभी कभी चर्चा करते हैं कि गुरु में शास्त्रार्थ न होकर गुरु के शिष्यों के बीच में शास्त्रार्थ होता था और ये प्रश्नोत्तर शैली में है। इसमें भारत की संस्कृत की विशेषताओं का वर्णन है। संस्कृत में संस्कृत वैज्ञानिकों का इसमें चर्चा है और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम लोग भूमिका वर्ग में देखे कि पाठ्यक्रम को देखे, पाठ्यक्रम के अंकों का विभाजन को हम लोग देखे। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज को अगर आप एक व्यवस्था के रूप में यदि अध्ययन करते हैं तो अंक आने में सुविधा होगी। आप जानते हैं कि पूरे संस्कृत को 100 अंक को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें एक भाग आपका वस्तुनिष्ठ हो जाता है और दूसरा विषयनिष्ठ। तो अभी हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जानकारी प्राप्त किए कि किस किस तरह से अंकों का विभाजन है। इस प्रकार से इस वर्ग को हम समाप्त करते हैं। नमस्कार, उजोत ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रजनीश प्रियदर्शी। दोस्तों, बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं के लिए उजोत लेकर आया है कंप्लीट वीडियो कोर्स, जहां हमारे अनुभवी शिक्षक आसान भाषा में सभी विषयों का आपके सिलेबस के अनुसार तैयारी करवाएंगे, जिससे कि मैट्रिक की परीक्षा में आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।